हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टोटल इसमें 389 मेंबर्स थे। ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के रिकमेंडेशन पे। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया था। प्रोटेम स्पीकर हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। और ये जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, इसको अपोज किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसकी सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, 2 दिन बाद, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था परमानेंट स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसकी थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं, जो आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड बाय डिफरेंट कमिटीज़, जिसमें से फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। लीगल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र पीएन राव थे। जेबी कृपलानी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी एक 7 मेंबर कमेटी थी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बंगाल से इलेक्ट किया गया था। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़ का टाइम लगा था, और ये कंप्लीट होकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1946 को। और इसको सेम डे अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अब इतने दिन का गैप क्यों हो गया? इसको जब कंप्लीट होकर तैयार हो गया था, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में इतने दिन का वेट क्यों किया गया? इसका एक रीज़न है, हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने लाहौर सेशन में कंप्लीट ओथ, पूर्ण स्वराज का ओथ लिया था पंडित नेहरू ने। तो इसीलिए इस डेट को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट कर लिया गया। और द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडरसाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेम डे। उसी दिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना कार्य करने लगा। नेशनल फ्लैग जो है वो किस दिन को अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। और ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। वैसे ही नेशनल एम्बलम ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को अगर किया जा रहा है, तो अब ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल फ्लैग के बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये जो प्रेजेंट फॉर्मेट है नेशनल फ्लैग का, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया है। नेशनल फ्लैग के प्रेजेंट फॉर्मेट को कब दिखाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमारे फ्लैग में कितना होता है? तो 3:2 होता है। और एक व्हील होता है मिडिल में, फ्लैग के मिडिल में, जो कि नेवी ब्लू कलर का होता है, और इसमें टोटल 24 स्कोप्स होते हैं। नेशनल एंथम, तो ये नेशनल एंथम जन गण मन किसने गाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911। ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज है? तो बंगाली में। और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? तो अरबिंदो घोष के द्वारा। इसको पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो 1912 में, तत्वबोधि मैगजीन में। और टाइटल क्या था इस मैगजीन का? तो भारत विधाता। इस मैगजीन के एडिटर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और भी सॉन्ग गाए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो है आमार तुमार बैंगलो, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एक किसके द्वारा गाया गया है? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ में ही सन्यासी रिवोल्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो वो आनंद मठ में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल एम्बलम। अशोक पिलर जो सारनाथ में है, उसको हम लोगों ने एडप्ट किया नेशनल एम्बलम ऑफ
इंडिया। सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको कहाँ से लिया गया है? तो मुंडुक उपनिषद से। अब हम लोग देखते हैं ऑफिशियल्स ऑफ लोकसभा। इसमें फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा बनने के बाद प्रेसिडेंट एक सीनियर मेंबर को क्या अपॉइंट करते हैं? प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं हाउस का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ओथ और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कब तक काम करते हैं? प्रोटेम स्पीकर कब तक काम करते हैं? तो इलेक्शन ऑफ परमानेंट स्पीकर। जैसे ही परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन होगा प्रोटेम स्पीकर हट जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, ये जो प्रोटेम स्पीकर है इनको ओथ कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट्स अ मेंबर एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर होंगे वही एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे एज ए स्पीकर। उसके बाद क्या होगा? ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि फंक्शन लोकसभा के स्मूथ फंक्शनिंग पे ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। यही टाइम अलॉट करते हैं किसी भी मेंबर को। उसके बाद यही सर्टिफाई करते हैं कोई भी बिल को, मनी बिल। ही डिसाइड क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर। ठीक है, किसी मेंबर्स के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में भी यही डिसाइड करते हैं। ये ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ओथ लेते हैं, ठीक है, स्पीकर की तरह ओथ नहीं लेते हैं ये। और प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं कभी भी स्पीकर के पोस्ट से। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 102 में। ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो किसी भी डिबेट में पार्ट कर सकते हैं, बट कभी भी अपना नॉर्मल कंडीशन में अपने वोट को कास्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ये टाई हो जाता है तो उस कंडीशन में ये अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। इनको कैबिनेट का रैंक दिया गया है। द टर्म ऑफ स्पीकर, स्पीकर का टर्म जब तक लोकसभा का टर्म होता है तभी तक होता है, लेकिन वो इससे पहले भी रिज़ाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग टू डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करके डिप्टी स्पीकर भी रिज़ाइन कर सकते हैं स्पीकर को एड्रेस करके। अगर दोनों रिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये लोग किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो एक 6 मेंबर कमेटी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के फंक्शनिंग पे, लोकसभा के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं हो। ये लोग अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो 6 मेंबर कमेटी को देंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर हिज टर्म। इनके टर्म के पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? इनको 14 दिन पहले एक रिटर्न में नोटिस देना होगा और इनको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हटाया जा सकता है। दिस मूव, ये जो मूव है हटाने का स्पीकर ऑफ लोकसभा को, जीवी मावलंकर के अगेंस्ट पास किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। मूव को प्रेजेंट किया गया था लेकिन ये पास नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीवी मावलंकर। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो आनंद श्याम अय्यर थे। फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। प्रेजेंट स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम पोर्शन इसका लिया गया है, और भी बहुत सारे कंट्री से उसका जो उसका अच्छा फीचर था जो इंडिया के लिए सूटेबल था उसको लिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं यूके से क्या क्या लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, नॉमिनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स लेजिस्लेशन। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। जर्मनी से क्या लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविज़न। यूएसएसआर से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो रिपब्लिक। अब हम लोग शेड्यूल्स देखते हैं।
टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय टोटल 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन वेरियस अमेंडमेंट के थ्रू 4 और नए शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1950-51 में 9 शेड्यूल ऐड किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 10th शेड्यूल ऐड किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 11th शेड्यूल ऐड किया गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 12th शेड्यूल ऐड किया गया। अब हम लोग देखते हैं सारे शेड्यूल्स में है क्या क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल्स में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ कंट्री स्टेट एंड देयर बाउंड्रीज। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी एंड पर्क्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ। फोर्थ में क्या है, सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 5 में क्या है, प्रोविजन फॉर SC/ST। शेड्यूल 6 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स। शेड्यूल 7 में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 लिस्ट विच डिक्लेयर्स सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। शेड्यूल 8 में क्या है, लैंग्वेज। अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। शेड्यूल 9 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू। शेड्यूल 10 में क्या है, प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन। शेड्यूल 11 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। शेड्यूल 12 में क्या है, प्रोविजन फॉर मल्टीपल कोऑपरेशन, म्युनिसिपल कोऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत। पंचायत सिस्टम को इंडिया में कब से स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर 1959। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको ऐड पार्ट 9 में किया गया था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल के थ्रू ऐड किया गया था, तो आर्टिकल 243। टोटल इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। इट इज़ ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और इस पे जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है जो ग्राम पंचायत का सिस्टम है। नॉर्मली ये 3 लेयर का होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ही 4 लेयर का है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे चेयरमैन होते हैं और इसको जिला परिषद बोला जाता है। ब्लॉक जहाँ पे प्रमुख होते हैं और इसको पंचायत समिति बोला जाता है। विलेज जहाँ पे मुखिया होते हैं और इसको ग्राम सभा बोला जाता है। प्रियम्बल, अब हम लोग प्रियम्बल देख लेते हैं। ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आगे चलकर क्या बन गया, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रियम्बल है वो एम एंड ऑब्जेक्टिव देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसको की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, किसके द्वारा, तो KM मुंशी के द्वारा। इफ देर इज एनी नॉन क्लैरिटी इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रियम्बल गिव्स क्लैरिटी टू दैट पार्ट। अगर किसी पार्ट में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग क्लैरिटी के लिए कहाँ पे देखते हैं, तो प्रियम्बल को देखते हैं। गोखलनाथ केस में क्या हुआ, चेंज इन प्रियम्बल को प्रोहिबिट कर दिया गया। बेरुबरी में क्या हुआ, प्रियम्बल वॉज डिक्लेयर्ड नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवनाथ एंड भारती केस में क्या हुआ, प्रियम्बल वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। और जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो इसको अमेंड किया जा सकता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है। तो इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए प्रियम्बल में। वो क्या थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है।